यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन फिर से एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर है और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन। क्या रहेगा? राजस्थान में किसान आंदोलन। तो हेडिंग रहेगी अपनी राजस्थान में किसान आंदोलन। ध्यान रखना, राजस्थान में किसान आंदोलन। हेडिंग है अपनी राजस्थान में किसान आंदोलन। अब इसकी थोड़ी अपन क्या समझेंगे, जो राजस्थान में किसान आंदोलन है इसकी अपन समझेंगे पृष्ठभूमि। क्या समझेंगे? पृष्ठभूमि। राजस्थान का जो किसान आंदोलन है इसकी हम क्या समझने का प्रयास करेंगे? पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि आपको ध्यान रखना कि भारत में जो शासन था वो शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था। भारत में शासन किसका था? अंग्रेजों का था। और जो राजस्थान की व्यवस्था मैं बताऊं कि राजस्थान की कह सकता हूं, राजस्थान की संरचना, राजस्थान की जो संरचना थी, राजस्थान की संरचना आपको ध्यान रखना है सामाजिक। राजस्थान की संरचना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। राजस्थान की संरचना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सामंती थी। क्या थी? सामंती। सामंती का मतलब होता है सामंतों का यहाँ पर शासन था, सामंतों का यहाँ पर क्या था? बोलबाला था। अब आपको ध्यान रखना कि यहाँ जो त्रिस्तरीय संरचना थी, मैं क्या बोल सकता हूँ? त्रिस्तरीय संरचना थी। कौन सी संरचना थी? त्रिस्तरीय संरचना थी। राजस्थान में मैं बात कर रहा हूँ 3 स्तरों की संरचना थी। अब 3 स्तर में सबसे पहले कौन थी? सबसे पहले आते थे शासक। नंबर दूसरा कौन आते थे? नंबर दूसरा आते थे जागीरदार। और नंबर तीसरी जो शासन व्यवस्था थी वो थी कृषक यानी किसान। इस प्रकार की ये शासन व्यवस्था थी। अब अपन को पृष्ठभूमि में समझेंगे। क्या समझेंगे कि आप राजस्थान की संरचना अपन बात करेंगे कि तो उनकी जो राजस्थान की व्यवस्था थी वो व्यवस्था कौन सी प्रणाली में थी? सामंती व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। और इस स्तरीय जो संरचना थी जिसमें जो वर्ग था, एक तो शासक वर्ग था, दूसरा जमींदार वर्ग था और तीसरा कौन सा वर्ग था? कृषक किसान था। अब हुआ क्या कि किसान आंदोलन है जो मैं बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन। उस आंदोलन के कारण क्या है? आंदोलन के कारण क्या है? क्यों आंदोलन हुआ? तो मैं इसका कारण मान सकता हूँ, नंबर 1 कारण ये था कि भारत पर जो अंग्रेजों का शासन था, भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेजों का शासन होने के कारण जो यहाँ के देसी राजा थे, मैं लिख सकता हूँ देसी राजा अंग्रेजों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गए। नंबर 1 को आपको ध्यान रखना है, देसी राजा अंग्रेजों पर पूर्ण रूप से क्या हो गए? निर्भर हो गए। नंबर 1 क्या हो गया? देसी राजा पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। फिर क्या था? नंबर दूसरी बात ही देसी राजाओं द्वारा प्रजा की भलाई या हितों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। अब आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि जो यहाँ के देसी राजा थे वो 3 प्रकार के, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये किसान का एक खेत है। ये क्या है? एक किसान है और इस किसान का खेत है। अब किसानों पर जो वसूलदारी है वो कौन कर रहा है? जागीरदार। किसानों से कौन वसूल कर रहा है? जागीरदार। और जागीरदार का जो है वसूल करके वो किसके पास भेजाता है? जो उस एरिया का जो शासक होता है उसके पास। और शासक से पैसा है वो किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास। तो कहने का मतलब ये शासक है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हो गए? अंग्रेजों पर। और ये जागीरदार है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हो गए? शासक पर। और कृषक है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हो गए?
जागीरदार पर। इस प्रकार धीरे धीरे जो किसान थे उनकी स्थिति है वो दयनीय होने लगी। और तीसरी बात ये कह रहा हूँ, आंदोलन का कारण ये था कि लाग बाग जिसको अपन बोलते हैं टैक्स, क्या बोलते हैं, लाग बाग जो टैक्स था वो टैक्स क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लाग बाग बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया और इन पर जबरन अत्याचार करने लगे, वसूली करने लगे। ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी होगी और उन परिस्थितियों के कारण किसानों को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर उन्होंने एक आंदोलन का क्या दिया, रूप दिया। इस बात को विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये तो मुख्य क्या थी, पृष्ठभूमि थी किसान आंदोलन की। तो अब अपना जो किसानों का जो आंदोलन है, सबसे पहला जो आंदोलन है वो आंदोलन अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। मैंने हेडिंग डाली है बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको ध्यान देना है कौन सा आंदोलन की बात करें अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि बिजोलिया कहाँ पर है, कैसे ये आंदोलन की शुरुआत हुई, क्यों हुई, इसके बारे में अपन समझेंगे। अच्छे से समझना, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो बड़ा किसान आंदोलन है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है किसानों के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये बिजोलिया, लिखो यहाँ, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा, याद रखना कौन सा जिला है, भीलवाड़ा। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वर्तमान में यदि इसकी परिस्थिति बताई जाए तो ये बिजोलिया है वो कहाँ पर स्थित है, ये है बच्चों भीलवाड़ा जिले में स्थित। उस समय बिजोलिया एक ठिकाना था, मैं कह सकता हूँ बिजोलिया एक क्या था, ठिकाना था। बिजोलिया एक क्या था, ठिकाना। बिजोलिया एक प्रकार का ठिकाना था। अब इस आंदोलन की शुरुआत आपको माने तो ये आंदोलन है वो 1897, प्रारंभ यदि इसको करें अपन तो 1897 ईस्वी से, कब से माना जाए, 1897 ईस्वी से ये आंदोलन चला था 1941 तक। कब चला, 1941 तक। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि इस आंदोलन की शुरुआत 1897 से हुई और 1941 में इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। तो कह सकता हूँ कि ये 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला, 44 वर्षों तक चला। और क्या महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे इसमें, याद रखना, 1897 में शुरू हुआ, 1941 में चला, 44 वर्षों तक चला। भारत का सबसे, याद रखना, भारत का सबसे लंबी अवधि तक, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। एक इसकी ये खासियत है कि ये संपूर्ण भारत में, ये आंदोलन है वो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो गया था। इसलिए मैंने बिंदु लिखा, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा माना गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा माना गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। 1897 से 1941, 44 वर्षों तक चला, सबसे लंबा आंदोलन। ये आंदोलन देखो, यह आंदोलन अन्य आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत रहा है। क्या रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। आपको ध्यान देना है, अन्य जो भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों का ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो क्या रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। क्या रहा है, प्रेरणा स्रोत। यानी इस आंदोलन को देखकर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे किसानों में जन जागृति आई। तो ये जन जागृति वगैरह लाने का काम है वो कौन से आंदोलन ने किया, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब आपको ध्यान रखना, जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था, इस बिजोलिया किसान आंदोलन में एक जाति रहती थी, धाकड़ जाति के किसान। कौन सी जाति के, धाकड़ जाति के किसान। बिजोलिया आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में थे।
कौन सी जाति के किसान? धाकड़ जाति के किसान। अब आपको एक डेट मैं बता रहा हूँ, सुनना, वो डेट है 1896। कौन सी डेट है? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में इस बिजोलिया का एक जागीरदार होता है, बिजोलिया का जागीरदार। आपको याद रखना है डेट 1896 के अंदर बिजोलिया का एक जागीरदार होता है और उस जागीरदार का नाम है गोविंद दास, राव गोविंद दास। क्या नाम है उसका? राव गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। याद रखना, किसकी मृत्यु हो जाती है? राव गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1996 में राव गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। जब 1896 तक तो किसानों का शासकों के प्रति सकारात्मक रवैया था, सकारात्मक स्थिति थी। मैं कह सकता हूँ कैसी स्थिति थी? सकारात्मक स्थिति थी। अब आपको समझना क्या है कि जब 1896 में जो बिजोलिया का जागीरदार था जिसका नाम गोविंद दास था, और उस गोविंद दास जब तक जागीरदार था तब तक तो वहाँ किसानों की स्थिति अच्छी थी, किसी प्रकार की नफरत की भावना नहीं थी, किसी प्रकार की कोई पीड़ा की स्थिति नहीं थी, सब कुछ क्या चल रहा था? अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही 1896 में इनकी मृत्यु होती है तो एक डेट आती है 1897, जहाँ से ये आंदोलन शुरुआत हुआ। 1897 ईस्वी में इस बिजोलिया का जो जागीरदार है, वो जागीरदार कौन बनता है? कृष्ण सिंह। याद रखना, बिजोलिया का जागीरदार बनता है कृष्ण सिंह, या इसको उर्फ अपन कह सकते हैं किशन सिंह। उर्फ क्या नाम है? किशन सिंह। आपको याद रखना है कृष्ण सिंह। बिजोलिया का नया जागीरदार कौन बनता है? कृष्ण सिंह बनता है। समझ में आ गई बात? जब बिजोलिया का जागीरदार कौन बना? कृष्ण सिंह बना। तो इस कृष्ण सिंह ने क्या कर दिया? 84 प्रकार की लाग बाग को प्यारे छात्रों क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितने प्रकार की लाग बाग को बढ़ा दिया गया? 84 प्रकार की जो लाग बाग थी, उस लाग बाग को बढ़ाने का काम है वो किसने कर दिया? वो काम कर दिया था कृष्ण सिंह ने। किसने कर? तो इस प्रकार ये जो 84 प्रकार की लाग बाग बढ़ा दी गई, और इस 84 प्रकार की लाग बाग बढ़ाने का परिणाम क्या हुआ समझना छात्रों। 84 प्रकार की जो लाग बाग बढ़ा दी गई थी, इसके कारण अब 84 प्रकार की लाग बाग बढ़ाने से क्या हुआ? 87% जो कमाई थी किसानों की, कितनी कमाई? 87% जो किसानों की क्या थी? कमाई थी। किसानों की कमाई कितनी थी? 87%। 87% जो किसानों की कमाई थी वो सीधी की सीधी है वो किसके पास चली जाती थी? इस जागीरदार के पास में चली जाती थी। यानी 100 में से आप मान लो कि किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, मजदूरी करता है, और उसका कितना प्रतिशत भाग यदि जागीरदार ले लें, 87% भाग किसको मिल जाता है? जागीरदार को मिल जाता है। तो किसानों की आप स्थिति देखिए, उनकी पीड़ा देखिए, मेहनत वो करें, परिश्रम वो करें, और फायदा किसको मिल रहा है? जागीरदारों को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? 1897 की बात है। 1897 ईस्वी में वहाँ एक स्थान का नाम है गिरधरपुरा। याद रखना, गिरधरपुरा। कौन सा स्थान का नाम है? गिरधरपुरा नाम स्थान का नाम है। और वहाँ गिरधरपुरा में एक किसान था। गिरधरपुरा में एक किसान है, और उस किसान के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। किसान के पिताजी की मृत्यु पर, किसान के पिताजी की मृत्यु पर मृत्यु भोज का किसका आयोजन किया गया? मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। अब उस मृत्यु भोज के आयोजन के अंदर हजारों की संख्या में, कितने? हजारों की संख्या में, याद रखना, हजारों की संख्या में
हजारों की संख्या में वहाँ पर कौन इकट्ठा हुए? किसान इकट्ठा हुए। कहाँ पर? जो 1897 में गिरधरपुरा गांव था। कौन सा गांव था? गिरधरपुरा गांव था। उस गांव का जो एक किसान था और उस किसान के पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर एक मृत्यु भोज का आयोजन रखा गया और उस मृत्यु भोज के आयोजन पर लगभग 1000 की संख्या में, कितने? 1000 की संख्या में वहाँ किसान इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए और किसानों ने अपनी मांग रखी। किसानों ने अपनी मांग रखी कि ये जो आप कह रहे हो, ये जो लाग बाग बढ़ाई है वो उचित नहीं है। इस बात को उन्होंने मेवाड़ दरबार के पास में, मेवाड़ को जो दरबार था वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास किया, तो उन्होंने इनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। और एक व्यक्ति था हामिद, एक व्यक्ति था हामिद जो राजस्व अधिकारी था। याद रखना कौन था? राजस्व अधिकारी। उस राजस्व अधिकारी को वह जांच के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? जांच के लिए भेजा कि वास्तव में आप जाइए और जांच करिए हकीकत स्थिति क्या है। अब ये अधिकारी जांच करने आता है और जो शासक है, वहाँ का जागीरदार है, उसके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखता है। उसके खिलाफ ये क्या देता है? रिपोर्ट देता है। उसके खिलाफ रिपोर्ट देता है कि वास्तव में जो इन्होंने लाग बाग बढ़ाई है वो अनुचित है, इतनी लाग बाग किसान नहीं दे सकते, किसानों की मजबूरी है। और समझिए इस दौरान क्या घटनाक्रम होता है कि 1899 और 1900 की बात है। उस समय भयंकर, मैं कह सकता हूँ उस समय भयंकर छप्पनिया, जिसको अपन बोलते हैं छप्पनिया, कौन सा? छप्पनिया अकाल पड़ा। छप्पनिया क्या पड़ा? अकाल पड़ा। किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई, किसानों को कुछ भी नहीं मिला। स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। स्थिति क्या होगी? बड़ी भयंकर होगी। इस दरमियान अब किसान करे तो करे क्या? चारों ओर से फंस गए। लगान ये जबरन, जबरदस्ती, अत्याचार करके, मार पीट करके किसानों से लगाने वसूल कर रहे हैं। और जांच के लिए हामिद आया, राजस्व अधिकारी। उसने भी कहा मेवाड़ के महाराणा को कि महाराणा जी, ये जो इन्होंने कौन से जागीरदार कृष्ण सिंह ने ये लाग बाग बढ़ाई है वो उचित नहीं है, आप इसकी जांच कीजिए। लेकिन जांच में भी मेवाड़ के महाराणा की और कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मेवाड़ का महाराणा तो अंग्रेज़ों के पर आश्रित हो गया था। इसलिए अंग्रेज़ों को तो टैक्स चाहिए और वो किसी भी तरह आपस में लड़ा कर उस टैक्स को वसूलने का काम वो करते थे। अब स्थिति धीरे धीरे बहुत भयंकर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि 1906 के अंदर 1903 के अंदर, कौन से? 1903 की बात है। 1903 के अंदर इसने क्या किया? वापस इस कृष्ण सिंह ने एक कर और लगा दिया और उस कर का नाम था चमरी कर। याद रखना, चमरी कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया प्यारे छात्रों? चमरी कर। कौन सा कर लगा दिया? चमरी कर। कब? 1903 में इसी कृष्ण सिंह ने, देखो क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो रही है। 84 प्रकार का लाग बाग भी माफ नहीं किया गया। 84 प्रकार का जो लाग बाग है वो भी माफ नहीं किया गया। उसके बाद में जो अधिकारी आया, उस अधिकारी की बात को भी इस कृष्ण सिंह और मेवाड़ के महाराणाओं ने नहीं सुनी। उसके बाद में मैंने बताया था 1899 से 1900 के बीच में जो अकाल पड़ गया था, जो दुर्भिक्ष पड़ गया था, स्थिति बड़ी भयंकर हो गई थी। इस दरमियान भी उन्होंने किसानों की पीड़ा को, किसानों के दुख दर्द को नहीं सुना और एक और कर लाद दिया जिसका नाम था चमरी कर। अब चमरी कर क्या था उस समय? चमरी कर ये था कि प्रत्येक किसान जब अपनी बेटी का ब्याह करेगा, प्रत्येक किसान जब अपनी बेटी का ब्याह करेगा तो उसको 5 रुपये, उस समय के कितने रुपए? 5 रुपये सरकारी खजाने में जमा करेंगे। और उस 5 रुपये का जो सरकारी खजाना था, उस टैक्स का नाम था, वो टैक्स कौन सा था? चमरी कर था। कौन सा कर था? चमरी कर था। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इस दरमियान किसानों की स्थिति, किसानों की पीड़ा बहुत दुखदायक हो गई थी। अब करे तो करे क्या? अब आगे स्थिति देखिए, एक और कर जोड़ दिया, क्योंकि किसान तो आगे भी टैक्स नहीं दे पा रहे थे बेचारे, आगे भी उनकी पीड़ा बहुत खराब थी, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। एक और टैक्स दे दिया, बढ़ा दिया, चमरी कर। इससे किसानों की हालत और ज़्यादा क्या हो गई? खराब हो गई। देखिए आगे और बढ़ते हैं, इसके बाद की क्या स्थिति होती है। इसके बाद की स्थिति 1906 के अंदर, कब की बात है? 1906 की बात है, याद रखना 1906।
1906 में जो एक नया जागीरदार बनता है इस कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में, उसका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। आपको याद रखना है सन 1906 की बात है, 1906 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 1906 ईस्वी को नया जागीरदार 1906 में एक नया जागीरदार बनता है और उसका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। उसका नाम है पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया? पुरानी, याद रखना, पुरानी जो प्रणाली थी, पुरानी प्रणाली, उस पुरानी प्रणाली के अंदर क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। जो पहले से चली आ रही प्रणाली थी उस प्रणाली में क्या कर दिया? बदलाव दिया। और जो लाग बगान थी उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। इन्होंने नई एक नया कर लगाया। कर मतलब टैक्स। एक नया कर लगाया और उस कर का नाम था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंधाई कर। याद रखना आपको, यानी उस कृष्ण सिंह ने तो जो कर लगाया था उसका नाम था चौरी कर, और यहाँ नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह के बाद कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। और उस पृथ्वी सिंह ने जो कर लगाया उस कर का नाम है तलवार बंधाई कर। कौन सा कर लगा दिया प्यारे छात्रों? तलवार बंधाई कर लगा दिया। अब देखो तलवार बंधाई कर क्या होता है? तलवार बंधाई कर ये होता था कि जो भी उस ठिकाने का नया जागीरदार बनेगा, उस ठिकाने का नया जागीरदार बनेगा, उसको तलवार बंधाई के रूप में प्रत्येक किसान को कुछ हिस्सा एक निर्धारित किया गया कि इतना आपको टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ेगा। तो प्यारे छात्रों, किसानों की स्थिति तो पहले ही खराब थी और टैक्स के ऊपर क्या बढ़ रहे हैं? टैक्स बढ़ रहे हैं। ऐसे जब ये टैक्स बढ़ा दिया गया और किसानों से जबरन इस टैक्स को लेना शुरू कर दिया, तो बात है 1913 की बात है। 1913 के अंदर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो 3 व्यक्ति एक साथ संभालते हैं। कितने व्यक्ति संभालते हैं? 3 व्यक्ति। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं? नंबर 1 है, आपको याद रखना है, साधु सीताराम दास। एक व्यक्ति कौन है? साधु सीताराम दास। नंबर 2 है फतेह करण चारण। और तीसरा व्यक्ति है ब्रह्मदेव। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या कहा? इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर ये कहा कि किसानों को संगठित किया। किसानों को क्या किया? संगठित किया 1913 के अंदर। और उन्होंने कहा कि जब इतना टैक्स बढ़ा दोगे, इस प्रकार की चमड़ी कर आप लेना शुरू कर दोगे, तलवार बंधाई कर लेना जब शुरू कर देंगे तो किसान दे नहीं पाएंगे। और किसानों ने क्या कर दिया? भूमि को पड़त रख दिया। भूमि को क्या रख दिया? पड़त मतलब है कि उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की कोई खेती वगैरह नहीं करेंगे। आप इस प्रकार के टैक्स लगाओगे तो हम कोई खेती नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है वो प्यारे छात्रों क्या पैदा होगी। उन्होंने कहा कि हम इस कर ये नहीं दे पाए। तो किसानों ने कहा कि हम इस प्रकार की जो तुम्हारी ये लाग बाग है, इन तीनों ने नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लाग बाग हम नहीं दे सकते। इस दरमियान इस क्या किया? जो ये जागीरदार था, कौन जागीरदार था? पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया? जबरदस्ती उनसे लगान वसूला, किसानों पर अत्याचार, जोर जबरदस्ती, किसानों को भूमिहीन कर दिया। ये सारे षड्यंत्र किसानों पर वो करते गए। इस दरमियान क्या हुआ कि ज़्यादा अत्याचार करने के कारण ये 2 व्यक्ति, कौन? फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव है, वो वहाँ से क्या कर दिए? उन्होंने उस बिजोलिया जो स्थान था, उस बिजोलिया स्थान को छोड़ दिया गया। और साधु सीताराम है वो पुस्तकालय की क्या करते थे? नौकरी करते थे। उस पुस्तकालय की नौकरी से भी उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जब ये सारी परिस्थितियां पैदा हो गई तो आखिरकार 1916 में, कब? 1916 में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो एक नया व्यक्ति करेगा। ये उस व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे और वो व्यक्ति जब इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करेगा तो किस प्रकार की आगे की रणनीति तैयार होती है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।